स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो सेशन में हम पढ़ते हैं कुछ संक्रामक रोग के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो सेशन में कौन कौन से रोग के बारे में पढ़ेंगे। तो जिसमें सबसे फर्स्ट है हमारे पास कौन सा, अमीबिये पेचिस। इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निमोनिया के बारे में। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एंथ्रेक्स के बारे में। इसके पहले भी और कई डिजीज है जैसे निमोनिया, सामान्य जुकाम, हैजा या कॉलरा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे एंथ्रेक्स के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे डायरिया के बारे में। इसके बाद में टाइफाइड के बारे में। ये सब कुछ हम इसी वीडियो सेशन में क्या करने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपके जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब हम सबसे पहला शुरू करते हैं, कौन सा, अमीबिये पेचिस। अमीबिये पेचिस एक तरीके का संक्रामक रोग है। जैसा कि आपको पता है कि संक्रामक रोग का मतलब क्या होता है कि यदि किसी एक पर्सन को ये डिजीज हो गया और इसके कांटेक्ट में कोई दूसरा पर्सन यानी कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो उसे भी ये डिजीज हो जाने की चांस बना रहेगा। तो वैसे कोई रोग जो कम्युनिकेबल हो, एक से दूसरे में इजीली ट्रांसफर करता हो, तो ऐसे डिजीज को हम बोलते हैं, ऐसे रोग को बोलते हैं संक्रामक रोग बोलते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। तो सबसे पहला हमारे पास जो हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, तो ये है अमीबिये पेचिस, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं अमोबिएसिस। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए, कोई न कोई जो डिजीज है उसको उत्पन्न करने वाला कोई न कोई कारक होता है। तो कारक में जैसे बैक्टीरिया भी होता है, प्रोटोजोआ भी होता है, फंजाई भी होता है। तो अमीबिये पेचिस को कॉज करने वाला जो कारक है वो एक तरीके का प्रोटोजोआ है जिसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। इसका नाम क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। ये क्या करता है कि प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे प्रोटोजोआ जनरली जो ग्रो करता है, जब वाटर का अवेलेबिलिटी यानी पानी खूब हो तो उसमें प्रोटोजोआ बहुत अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन कभी कभी पॉन्ड सूख गया या वाटर का अवेलेबिलिटी, पानी की कमी हो गई, तो ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका क्या करता है कि खुद के प्रोटोप्लाज्म में से वाटर को लॉस करना शुरू कर देता है, और शुरू कर करके एक इस तरीके की आकृति ये बना लेगा जिसमें क्या होगा कि ये अपने केंद्रक को 4 भागों में बांट लेगा। तो 1 केंद्रक, 2 केंद्रक, 3 केंद्रक, और ये कितने, 4 केंद्रक हो गए। तो प्रतिकूल परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थिति हम कब कहेंगे, जब इस प्रोटोजोआ को यानी एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका को वाटर की कमी हो गई थी, प्रतिकूल परिस्थिति हो जाएगी, क्योंकि ये तो जी नहीं पाएगा। प्रोटोजोआ को जीने के लिए, वो अपना जीवन यापन करने के लिए पानी की जरूरत होती है। तो प्रतिकूल परिस्थिति में यह 4 केंद्रक युक्त, कितने केंद्रक युक्त, 4 केंद्रक युक्त कोष्टिक अवस्था, कोष्टिक माने इसके चारों तरफ क्या होगा कि एक सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा जो इसको प्रोटेक्ट करेगा। इस एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा उस प्रतिकूल परिस्थिति में, यानी सिस्टिक स्टेज, ऐसे स्टेज को हम बोल देते हैं सिस्टिक स्टेज। तो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका के ऐसे स्टेज को हम बोलते हैं, ऐसी अवस्था को बोलते हैं सिस्टिक स्टेज बोलते हैं, में बदल जाता है। यह एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का संक्रमित अवस्था है, और इसी अवस्था में एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका किसी व्यक्ति को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, अमीबिये पेचिस कॉज करेगा। अब होगा क्या कि आप कोई कहीं से कोई गंदा पानी पी लेते हैं, और उस गंदे पानी में ये जो सिस्टिक स्टेज यानी ये जो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका का ये स्टेज उसमें मिल गया, तो ये आपको क्या करेगा, अमीबिये पेचिस को कॉज करेगा, यानी आपको डिसेंट्री होने का चांस बन जाएगा। अब देखिए इसमें है क्या कि इसके कौन कौन से लक्षण हैं, कैसे पकड़ेंगे कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका ने क्या किया है, प्रभावित किया है। तो ये हो करेगा क्या क्या, लक्षण कैसे पकड़ने का अमोबिएसिस का, ये क्या बोलते हैं अमोबिएसिस का, यानी अमीबिये पेचिस का जो लक्षण है ये कौन सा होगा, यकृत के ऊतकों के क्षय के कारण इन अंगों में फोड़े बन जाते हैं।
अब यकृत यानी लीवर, लीवर हमारे शरीर में लगभग 500 से अधिक कार्यों को क्या करता है, संपन्न करता है। और ये जो एंट अमीबा हिस्टोलाइट का है, ये सीधे सीधे लीवर को प्रभावित करता है, यानी यकृत को प्रभावित करता है। और यकृत में जाकर के यकृत की कोशिकाओं में को ये क्षय करेगा, यानी उसको बर्बाद करेगा। और बर्बाद करेगा तो वो भी कैसे करेगा कि उसमें फोड़े यानी घाव बना देगा। तो यकृत के ऊतकों के क्षय के कारण इन अंगों में क्या बन जाते हैं, फोड़े बन जाते हैं। पेट का दर्द, क्योंकि यकृत पेट के नजदीक ही है। और मल के साथ रुधिर युक्त, क्योंकि लीवर का सीधा कनेक्शन हमारे बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम से होता है। अब यकृत से यदि ब्लड कुछ रिलीज होकर के आएगा भी, तो आएगा बाइल डक्ट से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में चला जाएगा। अब डिओडेनम से होते हुए फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए मल में क्या होगा, ये मल के रूप में बाहर निकलेगा। तो इसमें क्या होगा कि पेट का तो दर्द होगा, क्योंकि लीवर में क्या पड़ रहा है, आपका फोड़े पड़ रहे हैं, लीवर की कोशिकाएं क्षय हो रही हैं, तो वहां फोड़े पड़ेंगे। और फोड़े पड़ने के वजह से लीवर पेट के पास ही होता है, तो इस वजह से लगेगा कि जैसे कि पेट में दर्द हो रहा हो। तो यकृत के ऊतकों के क्षय के कारण इन अंगों में फोड़े बन जाते हैं। और सेकेंड लाइन क्या है कि पेट का दर्द और मल के साथ रुधिर युक्त म्यूकस आना पेचिश का विशेष लक्षण है। म्यूकस का कहने का मतलब होता है कि एक चिपचिपा पदार्थ उजला व्हाइट कलर का मल के साथ बाहर आने लगेगा। तो ये लक्षण है किसका, अमीबिये पेचिश का। अब इसका नियंत्रण कैसे करेंगे, तो नियंत्रण करने का तरीका है कि रोगी को विश्राम के साथ साथ, क्योंकि लीवर इन्फेक्टेड हुआ है, तो रोगी को विश्राम के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट बाजार में इजीली उपलब्ध है, फ्लूइड का सेवन करना चाहिए। क्षणिक आराम के लिए, यानी तुरंत ज्यादा पेट में दर्द हो तो क्षणिक आराम के लिए एमेटिन नामक अल्केलॉइड दिया जाता है। अल्केलॉइड एक दवा के रूप में आपको बाजार में मिल जाएगा। दवाइयां जो ली जाती है इसमें वायो फॉर्म ली जाती है, चीनो फॉर्म लिया जाता है, डियोक्यूनिन लिया जाता है। इन दवाइयों से अमीबिया पेचिश में राहत मिलती है। इसके साथ ली जाने वाली एंटीबायोटिक कौन है, एंटीबायोटिक यूज्ड इन दिस डिजीज आर फ्यूमाजिलिन लिया जा सकता है, टेरामाइसिन लिया जा सकता है, इरिथ्रोमाइसिन एंड ओरोमाइसिन। इन अमीबिया पेचिश के लिए काफी लाभदायक होता है। तो ये एंटीबायोटिक का नाम है। तो रोकथाम हम कैसे करेंगे अमीबिया पेचिश का, तो उचित सफाई और व्यक्तिगत स्वच्छता इस बीमारी की रोकथाम के लिए अति आवश्यक है। और नहीं तो जो पर्सन इन्फेक्टेड है, जिसको ये डिजीज है, उसके कांटेक्ट में कोई दूसरा व्यक्ति यदि गया तो उसे भी अमीबिया पेचिश हो जाने का चांस 100% बनता है। और इस तरीके से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरे व्यक्ति, और इस तरीके से बहुत सारे लोगों में अमीबिया पेचिश फैल जाने का भय बना रहता है। इस वजह से अमीबिया पेचिश को हम संक्रामक रोग के अंदर पढ़ते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा नंबर का जो डिजीज है वो है मलेरिया। मलेरिया का जो कारक होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। मलेरिया का जो कारक होता है, मलेरिया को जो कॉज करता है वो कौन करता है, प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा। अब प्लाज्मोडियम भी कई तरीके का होता है, इसका कई अलग अलग तरीके का स्पीसीज है, जिसमें से पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसके कारण बिनाइन टेरियन फीवर होता है। ये फीवर का एक तरीके का टाइप है। इसमें हर 48 घंटे पे, यानी 24 गुना 48, एक दिन बुखार आएगा, एक दिन नहीं आएगा, इसके अगले दिन आएगा। तो कितने घंटे का इंटरवल हो जाएगा, 48 आवर का। यदि कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड हो गया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के जरिए, तो उसके शरीर में जो मलेरिया का जो टाइप होगा वो बिनाइन टर्टियन फीवर के नाम से जाना जाएगा। और उसे बुखार आएगा कितना, 48 घंटे के इंटरवल पे आएगा, पुनः बाद होता है। तो इसमें हर 48 घंटे पुनः के बाद बुखार आएगा। अब आ जाइए प्लाज्मोडियम मलेरी। प्लाज्मोडियम मलेरी एक दूसरा स्पीसीज हो गया प्लाज्मोडियम का। इसके कारण क्वांटन फीवर होता है। ये सब याद रखिएगा, ये सब हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि क्वांटन फीवर को कौन कॉज करता है, तो इसको कॉज करता है प्लाज्मोडियम मलेरी। इसमें ज्वर हर 72 घंटे के बाद पुनः आता है, यानी इसमें एक बार बुखार लगेगा
और 2 दिन के बाद फिर से बुखार आना शुरू हो जाएगा। तो समझ जाइएगा कि ये जो लक्षण है मलेरिया का ही है। तो मलेरिया कई तरीके का हो रहा है। ये क्वांटन फीवर है, इसके पहले हम लोगों ने एक पढ़ा बिनाइन टर्टियन फीवर पढ़ा, जो कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी से होता है, क्वांटन फीवर होता है और इसमें बुखार 72 घंटे के बाद आता है। अब आ जाइए प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, इसके द्वारा मैलिग्नेंट और टर्टियन ज्वर होता है। मैलिग्नेंट बहुत खतरनाक होता है, जहाँ कहीं भी मैलिग्नेंट शब्द आ जाए तो वो होता है कैंसर प्रोड्यूसिंग होता है। ज्वर अनियमित रूप से होता रहता है, यानी बुखार जो है कभी भी आएगा। ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ऐसा कॉज करता है। नेक्स्ट स्पीसीज जो है हमारे पास प्लाज्मोडियम का, वो है प्लाज्मोडियम ओवेली। इसके कारण हर 48 घंटे के बाद पुनः बुखार आता जाता है। तो इस तरीके से आपने प्लाज्मोडियम का 4 स्पीसीज पढ़ा। पहला था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, दूसरा प्लाज्मोडियम मलेरी, तीसरा है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और चौथा है प्लाज्मोडियम ओवेली। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण बिनाइन टर्टियन फीवर, प्लाज्मोडियम मलेरियन के कारण क्वांटन फीवर, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के कारण मैलिग्नेंट फीवर और प्लाज्मोडियम ओवेली के कारण, ये तो इसके कारण कोई डिजीज का नाम नहीं दिया है, लेकिन हर 48 घंटे के बाद ये डिजीज कॉज करता है, ये बुखार कॉज करेगा आपको। अब है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो ऊपर आपने पढ़ा। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के 2 पोषकों की जरूरत होती है, यानी एक तो हो गया मनुष्य और दूसरा हो गया मादा एनोफिलीज मच्छर। जो मनुष्य जो होता है वो प्रधान पोषक होता है और माध्यमिक पोषक कौन होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। और ये ऑप्शन आपसे हमेशा ये क्वेश्चन के रूप में पूछा जाएगा कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो मलेरिया कॉज करता है उसका जो प्रधान पोषक है वो कौन होता है? तो उसका प्रधान पोषक मनुष्य होता है और मादा एनोफिलीज जो मच्छर जो है वो माध्यमिक पोषक होता है। ये क्वेश्चन के रूप में आता है। तो मनुष्य में ये क्या करेगा? अलैंगिक प्रजनन, इसमें जब मनुष्य में इन्फेक्ट करेगा, यानी जब मनुष्य को के शरीर में जब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जब चला जाता है तो वहाँ अलैंगिक जनन करता है। अलैंगिक जनन में ये अपनी संख्या बहुत तेजी से क्या करेगा? बढ़ाएगा। लेकिन वही जब मादा एनोफिलीज मच्छर के शरीर में जब चला जाता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो इसमें लैंगिक प्रजनन करता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रेट थोड़ा स्लो होता है और अलैंगिक प्रजनन का जो रेट होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। अब आ जाइए, मादा एनोफिलीज मच्छर के लार में स्पोरोजॉइट मिलता है। किस चीज का? स्पोरोजॉइट एक टाइप हो गया, किस चीज का? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। और यही स्पोरोजॉइट जो होता है प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था है। और ये सवाल आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का संक्रमित अवस्था कौन सा होता है? तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का जो संक्रमित अवस्था होता है वो स्पोरोजॉइट होता है। कहाँ मिलता है? तो ये प्लाज्मोडियम ये मिलेगा आपको कहाँ? एक मिनट जरा सा। ये जो मिलता है मादा एनोफिलीज मच्छर के लार में मिलेगा। और किस फॉर्म में मिलता है? स्पोरोजॉइट के फॉर्म में मिलता है। तो ये एक सवाल आपके पास ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस बना रहता है। अब कोई मादा एनोफिलीज मच्छर किसी भी हेल्दी पर्सन को ये बाइट करेगी, यानी काटेगी, तो ये अपने लार में से जो स्पोरोजॉइट है वो ह्यूमन के बॉडी में, यानी मनुष्य के शरीर में डाल देगी। ठीक है, तो मनुष्य के काटने पे स्पोरोजॉइट रुधिर में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि खून के कांटेक्ट में आएगा, ब्लड के कांटेक्ट में। इससे आरबीसीज में हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ढोने का काम करता है हमारे शरीर में, तो हेमोग्लोबिन को ही ये तोड़ देगा। तो इससे आरबीसीज में जो हेमोग्लोबिन होता है टूटकर एक केमिकल बनाएगा जिसका नाम होता है हीमोज्वाइन। ऑप्शन है, यही क्वेश्चन है आपका कि हेमोग्लोबिन को प्लाज्मोडियम जो का वाइवेक्स का जो स्पोरोजॉइट है, जैसे ही ह्यूमन के बॉडी में ये प्रवेश करता है, प्रवेश करने के बाद ये हमारे रुधिर कोशिकाओं पे अटैक करता है। रुधिर कोशिकाओं में, उसमें भी किस पे? लाल रुधिर कोशिकाओं पे अटैक करता है। और जैसा कि आपको पता है कि लाल रुधिर कोशिकाओं में हेमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ढोने का काम करता है, कैरी करने का काम करता है।
अब ये क्या करेगा कि हेमोग्लोबिन को तोड़ देगा, यानी उसको ब्रेक डाउन कर देगा, उसको बर्बाद कर देगा। अब आप ही सोचिए कि अब किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो हेमोग्लोबिन है उसका अमाउंट घटने लगेगा इस तरीके से, तो उसे थकान महसूस होगा, काफ़ी कमजोरी आ जाएगी। और इतना ही नहीं, हेमोग्लोबिन जब टूटता है तो एक केमिकल का फॉर्मेशन होता है जिसका नाम है हेमोज्वाइन। और ये कई बार आपको, चाहे वो जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, ये पक्का ये पूछता है कि हेमोज्वाइन नामक विषाक्त पदार्थ ये बनाता है। और हेमोज्वाइन के कारण ही मनुष्य में जब कभी भी मलेरिया, किसी को होगा मलेरिया, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले उसको शरीर में काफ़ी ठंड लगेगी। तो ठंड लगने के कारण शरीर में काफ़ी शिवरिंग होगा, यानी कंपन होता है। और कंपन को जो कॉज करता है, कंपन का जो कारण होता है वो हेमोज्वाइन के कारण ही होता है। तो मलेरिया का एक सबसे अच्छा लक्षण है पकड़ने का कि इसमें जब भी बुखार आएगा तो बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगती है और शरीर काफ़ी कंपन करने लगता है। कंपन करने का वजह होता है हेमोज्वाइन नामक पदार्थ। और इसके बाद क्या आ जाता है, बुखार आ जाता है। बुखार आने के बाद क्या होगा कि इसके बाद में जब हम लोग खूब बुखार ठंड लगेगी तो हम लोग चादर रजाई सब ओढ़ेंगे। ओढ़ने के बाद जब पसीना जब चलना शुरू होता है तब जाकर के थोड़ा सा उस पेशेंट को रिलैक्स महसूस होता है। तो हेमोज्वाइन आपको रिमेंबर करके रखना है। आपने यहाँ पढ़ा मलेरिया के बारे में, प्लाज्मोडियम का कई स्पीसीज के बारे में जाना, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कौन सा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और स्पोरोजॉइट के बारे में जाना जो कि संक्रमित अवस्था होता है मलेरिया का। फिर आपने हेमोज्वाइन के बारे में जाना जिसके कारण कंपन के साथ बुखार आता है। तो चलिए अब फिर हम अगले संक्रामक रोग के बारे में। अब मलेरिया को संक्रामक रोग क्यों कह रहे थे, क्योंकि वो एक मच्छर यदि 2, 3, 4, 5 आदमी को काट दे तो पांचों में चला जाएगा स्पोरोजॉइट, और वो पांचों के पांच जो हैं मलेरिया से क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। यानी एक को होता है तो इस वजह से मच्छर, यदि मादा एनोफिलीज मच्छर कई लोगों को काटेगा तो जाहिर सी बात है कि ये जो बीमारी है कई लोगों में फैल जाएगा। अब इसके क्या क्या लक्षण हैं, तो आ जाइए इसके लक्षण पे। तो कंपन के साथ मलेरिया का लक्षण है कंपन के साथ बुखार। बुखार आएगा तो सिर दर्द एवं पेशियों में दर्द, यानी पूरे बॉडी में दर्द होगा। रोगी को रुधिर शून्यता होने की संभावना होती है। रुधिर शून्यता क्यों, क्योंकि हेमोग्लोबिन तो टूट रहा है और हेमोग्लोबिन टूट करके क्या बना रहा है, हेमोज्वाइन बना रहा है। तो हेमोज्वाइन बनाएगा तो उस रोगी को लगेगा कि अब हमारे शरीर में खून की कमी हो गई है। प्लीहा का आकार बढ़ जाता है। रोगी को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले ठंड लगती है यानी ठंडा अवस्था, फिर एकाएक बुखार काफ़ी बढ़ जाएगा। गर्म अवस्था 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी इतने में मरीज अलबला जाता है, तथा पसीना आता है। इतने के बाद जब पसीना आएगा तो फिर वो जो रोगी है जिसको मलेरिया होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करता है। तो इसकी नियंत्रण की कौन कौन सी दवा है, तो नियंत्रण के लिए जब किसी को मलेरिया हो जाए तो एक दवा दी जाती है जिसका नाम है क्यूनेन। ये सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है और नेचुरली पहले के लोग क्या करते थे, सिनकोना के छाल ले आए, उसको पीस करके उसके जूस को निकाल करके पीते थे और अपने इस मलेरिया वाले बीमारी को ठीक कर लेते थे। लेकिन आजकल बाज़ार में बहुत सारे इसके डिराइवेटिव्स मौजूद हैं, बहुत अलग अलग फॉर्म में मौजूद है, तो हम लोग बाज़ार से ही परचेज कर करके मेडिसिन को क्या कर लेते हैं, खा करके खुद को ठीक करते हैं। एक होता है पैलुडराइन। पैलुड्रीन जो है ये मलेरिया परजीवी की सभी अवस्थाओं को, 4-5 परजीवी आपने अभी पढ़ा, वो सभी को नष्ट कर देता है। तो सबसे अच्छा मेडिसिन कौन हो गया, पैलुड्राइन। इसके बाद आता है प्लाज्मोचिन। प्लाज्मोचिन इसका गैमेटोसाइट पर प्रभाव पड़ता है, यानी जैसे ही गैमेट कोई बनाया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स तो उसको ये किल कर देता है। लेकिन सबसे अच्छा है पैलुड्राइन। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो अवस्थित है, ये भी एक सवाल है, कभी कभी पूछता है आप लोगों से कि सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ लोकेटेड है, तो लखनऊ में लोकेटेड है। उसने एक मेडिसिन बनाया जिसका नाम है अर्टीथीर नामक पदार्थ खोजा, और जो मलेरिया के दवा के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, और ये ऑब्टेंट कहाँ से होता है, अर्टीथीर एंटीमेसिया नामक एक प्लांट से ये ऑब्टेंट होता है।
और देखिए इसके नियंत्रण के लिए और क्या किया जाता है, जहाँ कहीं भी पानी हो तो पानी में मादा एनोफिलीज मच्छर का जो लार्वा है वो ज़्यादा ग्रो करेगा और लार्वा से फिर बहुत सारे मच्छर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो वैसे सिचुएशन में एक मछली आती है जो कि लोग यूजुअली अपने घरों के एक्वेरियम में रखते हैं, जिसका नाम है गैम्बूसिया। गैम्बूसिया क्या करता है कि जो मादा एनोफिलीज मच्छर के जो लार्वा होते हैं उसको ये किल खा जाता है, उसका ये भोजन होता है। तो जहाँ आपके आसपास पानी का जल जमाव होता हो वहाँ गैम्बूसिया ला करके आप छोड़ दीजिए, तो वहाँ जो पनपने वाला आपका मादा एनोफिलीज मच्छर के जो लार्वा है उसे वो क्या करेगा, खा जाएगा और इस तरीके से मादा एनोफिलीज मच्छर के पनपने से रोक देता है। मादा एनोफिलीज मच्छर नहीं रहेगा तो स्पोरोजोइट नहीं होगा उसके लार्वा में, ह्यूमन बीइंग को काटेगा नहीं, मलेरिया फैलेगा नहीं। समझ गए इस बात को? तो गैम्बूसिया है, मांगुर मछली है, ये सब गरई मछली है, ये अंडा लार्वा प्यूपा आदि सबको खा पी करके ठीक कर देगा और मलेरिया को फैलने से ये क्या करता है, बचाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो तीसरे नंबर का जो सबसे पहले आपने पढ़ा एंट अमीबो हिस्टोलेटिका से कॉज होने वाले अमीबिये पेचिस, दूसरा आपने संक्रामक रोग पढ़ा कौन सा, मलेरिया। अब तीसरी बारी आती है निमोनिया की। तो निमोनिया के जो कारक होते हैं वो जीवाणु होते हैं, इसका नाम है स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी और बोलते हैं हेमोफिल्स इन्फ्लुएंजी। तो दो जीवाणु हैं, स्ट्रिप्टोकोकस निमोनी और कौन सा, हेमोफिल्स इन्फ्लुएंजी। इस रोग के कारण फुफ्फुस, फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़ा यानी लंग्स, तो इस रोग के कारण फुफ्फुस के वायु कोष्ठों में तरल भर जाता है, मर जाता है, ये गलत से लिखा हुआ है, इसको आप पढ़िएगा क्या, इसको पढ़ लीजिएगा, भर जाता है, मर नहीं जाता है, एक मिनट जरा सा, भर जाता है। ठीक है, जिसके कारण सांस लेने में समस्या पैदा होने लगती है। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा लंग्स है, हमारे लंग्स में बहुत छोटे छोटे कोष्ठक बने हुए होते हैं, हमारे लंग्स में बहुत छोटे छोटे कोष्ठक बने होते हैं जिसकी संख्या मिलियंस में होती है, इसे एल्वियोलाई बोलते हैं। अब एल्वियोलाई में ही एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, यानी जो हम सांस लेते हैं वो लंग्स के एल्वियोलाई में जाता है और एल्वियोलाई यदि पानी से भर जाए तो सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है। तो निमोनिया में क्या होगा कि जब पूरे लंग्स में, एक तरीके से समझ लीजिए कि पूरे लंग्स में पानी भर जाता है, अब पानी भर जाएगा तो सांस लेने में क्या होगी, तकलीफ होगी, जिसके कारण सांस लेने में समस्या पैदा होने लगती है। लक्षण इसका क्या है निमोनिया का, बुखार आएगा यानी ज्वर, खांसी होगी और सिर दर्द होगा। होठ और उंगलियों के नाखूनों का रंग कैसा होगा, नीला हो जाता है, क्योंकि जब आप सांस नहीं लेंगे तो प्रॉपर ऑक्सीजन आपके शरीर को नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन नहीं मिलने के वजह से क्या होगा कि हर एक सेल्स में ऊर्जा की कमी होगी और ऊर्जा की कमी होगी तो नाखून वगैरह का कलर वगैरह कैसा आपको दिखेगा, नीला दिखने लगेगा। अब निमोनिया के बाद अब आ जाइए कौन सा, सामान्य जुकाम के बारे में, जो यूजुअली हम लोग को ठंडी के टाइम में होता रहता है कॉमन कोल्ड। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है राइनो वायरस। ठीक है, यह नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करता है, फेफड़ा को नहीं, नाक को करेगा और श्वसन के पथ को यानी ट्रैकिया को करेगा, लेकिन फेफड़ा को नहीं करता है। इसमें क्या होगा, कंठदा होगा, खखार आएगा इस तरीके का, फटी आवाज हो जाएगी, खांसी होगा, सिर दर्द होगा, थकावट आदि 3-7 दिनों तक के रहता है और फिर हमारा जो शरीर है इसके प्रति अनुकूलित होकर के इससे ठीक हो जाता है, इसके बाद फिर होने का कोई चांस नहीं होता है। तो जब कभी सामान्य जुकाम हो जाए आपको मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, 5-6-7 दिन में ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा और हो सकता है कि आप में एक इम्यूनिटी पावर डेवलप्ड हो जाए जिसके कारण नेक्स्ट टाइम ये डिजीज आपको हो भी नहीं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, हैजा के बारे में या कॉलरा के बारे में। सब संक्रामक डिजीज है। पहले के टाइम में किसी किसी गांव में हैजा यदि हुआ या कॉलरा तो पूरे गांव के लोगों को हो जाता था और पूरा का पूरा गांव साफ, यानी बहुत सारे लोग इसके वजह से मारे जाते थे, 2-3-4 लोग बचते थे।
यानी दैवीय प्रकोप के रूप में हैजा और कॉलरा को पहले लोग लेते थे। उनको समझ में नहीं आता था कि ये संक्रामक रोग है, कांटेक्ट में आ रहे हैं तो होता चला जा रहा है। अब हम लोगों ने बहुत सारे मेडिकल साइंस में डेवलपमेंट कर करके इन सारे बीमारियों पे निजात यानी कंट्रोल करने में क्षमता हासिल कर लिया है। तो चलिए, हैजा या कॉलरा के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है कारक जो है वो जीवाणु जिसका नाम है विब्रियो कॉलरी, और अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं वाइब्रियो कॉलेरी। यह मनुष्य के छोटी आंत को क्या करता है, संक्रमित करता है। और छोटी आंत की जो लंबाई होती है 6.25 मीटर होती है, और मैक्सिमम जो डाइजेशन का काम और एब्जॉर्प्शन का काम जो फूड मटेरियल का है वो छोटी आंत में होता है। अब छोटी आंत बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे डाइजेशन में और छोटी यानी पाचन में, और छोटी आंत यदि प्रभावित हो तो हम समझते हैं कि हमारा पूरा शरीर क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। 6.25 मीटर कहने का मतलब कि एक साड़ी से भी 1.25 मीटर ज़्यादा बड़ा होता है। साड़ी का लेंथ होता है कितना, 5 मीटर, उससे भी 1.25 मीटर का लेंथ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटी आंत का ज़्यादा होता है, यानी वह काफ़ी ये इस तरीके से कॉइल्ड होता है। ठीक है, तो यह मनुष्य की छोटी आंत को प्रभावित करता है। कौन, विब्रियो कॉलरी। लक्षण क्या है, बार बार पखाना आ जाना। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम ही है कि ये क्या करता है, हमारे फूड को पचाने का काम करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। बड़ी आंत तो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन बहुत सारा जो डाइजेशन है, लास्ट प्रोसेस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। एवं उल्टी होना, कमजोर। अब बार बार किसी को पखाना हो और उल्टी हो तो मजबूत रहेगा कि कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। कमजोर एवं बेचैनी महसूस करना। नियंत्रण इसका कैसे करेंगे, तो 0.9% NaCl के घोल की हम सुई लगाते हैं, यानी पानी चढ़वा लेते हैं। तो जो पानी चढ़वाते हैं उसका जो कंसंट्रेशन होता है, सांद्रण होता है, वो 0.9% NaCl उसमें मिला होता है, और ये हमारे जो ब्लड है उससे ये आइसोटोनिक होता है, यानी जितना हमारे ब्लड का कंसंट्रेशन होता है, सांद्रण होता है, उतना ही कंसंट्रेशन जो पानी चढ़ाया जाता है सेलाइन वाटर उसका होता है। यदि दोनों का कंसंट्रेशन सेम ना हो तो हो सकता है कि हमारा जो आरबीसीज है यानी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स फट जाए, या हो सकता है श्रिंक कर जाए, सिकुड़ जाए। तो इस वजह से जो सेलाइन वाटर चढ़ाया जाता है वो उसमें जो अमाउंट होते हैं NaCl का वो 0.9% होता है। ये ऑप्शन है, यानी क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, और ये आइसोटोनिक विथ द ब्लड होता है, जिस वजह से जब हम अपने बॉडी में इसे चढ़ाते हैं तो हमारा ब्लड फटता उठता नहीं है। कोई कोई क्वाक यानी झोला छाप डॉक्टर उल्टा सीधा पानी चढ़ा दे तो हो सकता है कि आपके शरीर का आरबीसीज फट भी सकता है या श्रिंक भी कर सकता है। तो जब कभी भी आप डिसेंट्री हो, कॉलरा हो वगैरह हो, हैजा हो, तो वैसे सिचुएशन में पानी की शरीर में काफ़ी कमी हो जाती है। तो उस पानी को को पूरा करने के लिए सेलाइन वाटर का चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो पानी के कमी के वजह से कभी कभी किडनी श्रिंक कर जाता है, और किडनी श्रिंक करेगा तो समझ लीजिए कि आगे चल कर के किडनी फेलियर का चांस बन जाता है। इस वजह से इस डिजीज में खास करके मजाक वाली बात तो करनी ही नहीं चाहिए। कमजोर एवं बेचैनी, हाँ, ORS का घोल समय समय पर देते रहना चाहिए, और ORS में बहुत सारा मिनरल्स होता है जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो ये 5वें नंबर का संक्रामक रोग था हैजा। यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए, इससे हमारा मनोबल थोड़ा बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं एंथ्रेक्स पे। एंथ्रेक्स भी एक तरीके का संक्रामक डिजीज है जो बहुत तेज़ी से फैलता है। इसके लिए जो कॉजिंग एजेंट है वो है बैसिलस एंथ्रेसिस। ये किस में होता है संक्रमण, पालतू गाय में, भैंस में, कुत्ता में, बकरी में। इन पशुओं के संपर्क में रहने से मनुष्य में भी यह बीमारी फैल जाती है। लक्षण क्या है एंथ्रेक्स का, सर्दी होगा, सांस लेने में कष्ट होगा, उल्टी, दर्द, भूख में कमी, आंत से खून की उल्टी होना, ये सब इसके लक्षण है।
रोकथाम से बचने के लिए, रोकथाम एंथ्रेक्स से बचने के लिए टीका लिया जाता है जो कि 93% सुरक्षित है एवं एंटीबायोटिक औषधियाँ लेनी चाहिए। अब इसके बाद जो है क्षय रोग या टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, इसके लिए जो कारक है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये क्या करता है कि ट्यूबरकुलिन नामक एक विष, अब जो विष का मतलब जहर, और ये जहर हमारे शरीर में बनेगा तो जहर जहर ही होता है, तो यह ट्यूबरकुलिन नामक एक विष स्रावित करता है। कौन? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो संक्रमित अंगों में पूर्ण रूप से फैलकर उस अंग के ऊतकों को क्षतिग्रस्त कर देता है। अब सोचिए कि हमारा पूरा शरीर ऊतकों से बना हुआ है और ऊतक को ही ये क्षय करने लगे तो शरीर बॉडी हमारा क्या होगा? डिग्रेड होगा। समझ गए? डिग्रेड कहने का मतलब कि हानि पहुंचाएगा। टीबी कोई जरूरी नहीं हो कि एक ही जगह हो, अलग अलग अंगों में भी टीबी हो जाता है। ठीक है, संक्रमित अंग जो ज़्यादातर होता है वो फेफड़ा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हड्डी में टीबी ना हो, हड्डी में भी टीबी होता है। यानी हड्डी में हो जाएगा तो हड्डियों के जो ऊतक हैं उसको ये नाश करने लगेगा, हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, दर्द महसूस होगा, श्वास नली को प्रभावित करता है, लसिका ग्रंथियों को प्रभावित करता है और लसिका ग्रंथि हमारे शरीर में फैला पड़ा है। लक्षण क्या है? बुखार आना, रात में शरीर से पसीना निकलना, रुधिर युक्त कफ निकलना, वजन में कमी हो जाना इत्यादि इसके प्रमुख लक्षण हैं। तो ये था टीबी। रोकथाम इसका कैसे करेंगे? विशेष प्रतिजैविकी दवाओं के सेवन के जरिए, यानी एंटीबायोटिक लेना पड़ता है, डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा। प्रारंभिक अवस्था में ही शिशुओं को इसके लिए बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है ताकि टीबी भविष्य में न हो। अब आ जाइए, जो 8वें नंबर का संक्रामक रोग है इसका नाम है डायरिया। डायरिया का कारक तीन चीज है, प्रोटोजोआ भी है, जीवाणु यानी बैक्टीरिया भी है और विषाणु भी है। अन्य कारण क्या है? कुपोषण, दूषित भोजन लेने से होता है, शराब एवं कुछ हार्मोनों का कम स्रावन से भी डायरिया हो जाता है। लक्षण क्या है? दस्त और उल्टी का बार बार होना, शरीर निर्जलीकरण, उल्टी होगा तो पानी की कमी होगी, गाल के भीतरी भाग एवं नाक सूखने लगता है, खूब प्यास महसूस होता है, आंख अंदर की ओर धंसने लगती है, बुखार एवं जोड़ों का दर्द हो सकता है। नियंत्रण कैसे करेंगे? रोगी को पूर्णतः विश्राम करना चाहिए, काम पे नहीं जाना चाहिए, इलेक्ट्रिकल पाउडर युक्त द्रव का सेवन करना चाहिए, ओआरएस, इसका फुल फॉर्म होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन लेना चाहिए। ओआरएस आप घर पे भी बना सकते हैं। 200 मिलीलीटर पानी ले लीजिए, 1 चम्मच चीनी ले लीजिए और कुछ उसमें लवण मिला दीजिए, नमक ही मिला दीजिए। तो इस तरीके से ओआरएस आप घर पे बना सकते हैं। नींबू मिला लीजिए। ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल दवा का सेवन करना चाहिए। कच्चे केला को उबाल कर उसमें हल्का नमक मिलाकर अच्छी तरह से मेथ कर यानी फेंट कर सेवन करने से भी आपको इसमें सहायता मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास जो बीमारी, संक्रामक रोग, जिसका नाम है टाइफॉइड। टाइफॉइड अगले वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद वेरी मच।